talk about the human reproduction. We talk about the primary sex organs and secondary sex organs. उसके अलावा आपने पढ़े होंगे एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। प्यूबर्टी की एज हाँ क्या जी। होती है गर्ल्स एंड बॉयज में, आई होप आपको क्लियर होगा। ये कुछ टर्म्स दी हुई हाँ हैं। जी। गेमिटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, इम्प्लांटेशन, जेस्टेशन, पार्ट्यूरेशन, आई थिंक ये सब आपको क्लियर होगा। ओके। हाँ जी मेल मैम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आपको डायग्राम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम विद लेबलिंग आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा लेबलिंग भी आपको आनी चाहिए इन केसेस में। ओके। हम्म। तो यहाँ से जो हाँ मेन जी मैम। क्वेश्चन बनता है कि व्हाई टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी टू मेंटेन द लोअर टेम्परेचर। अब वो कितना होना चाहिए, नियर अबाउट 2 to 2.5। ठीक है, बच्चों को ये तो पता होता है लोअर होना चाहिए, बट कितना होना चाहिए वो नहीं पता होता है। ठीक है। हाँ और जी जो मैम। 7 मंथ होता है प्रेगनेंसी का, उस टाइम तक वो एब्डोमेन एरिया में ही होता है, बट उसके बाद डिसेंड कर जाता है सेक्रोटल रीजन के अंदर आफ्टर 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। ओके। सो हाँ जी। एंड इट इज, ये क्वेश्चन भी यहाँ से इंपॉर्टेंट है बेटा, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी तो एनसीईआरटी की भी लाइन बाय लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, एक भी लाइन आप मिस नहीं कर सकते। स्क्रोटम रिमेन्स कनेक्टेड टू द एब्डोमेन और pelvic कैविटी बाय इंग्यूनल कैनाल। तो ये इस कैनाल का नाम याद होना चाहिए, कई बार यही पूछ लिया जाता है। ओके। हाँ जी। और ए fibrous cord called gubernaculum extends from the caudal end of testis to the scrotal wall। ओके, तो ये दोनों टर्म्स आपको पता होनी चाहिए क्या होना चाहिए। ठीक है, ये तो फाइब्रस कॉर्ड है, क्लियर, और ये कैनाल लाइक स्ट्रक्चर है आपका। ओके। तो यहाँ से क्वेश्चन हाँ आते जी। हैं इसलिए। नाउ द डायग्राम ऑफ टेस्टिस, इसकी लेबलिंग अच्छे से। यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है थोड़ा सा, तो ये वाला पार्ट आप याद रखना कि जो जस्ट आपका इस वाले पार्ट से बाहर आएगा वो रेटिटेस्टिस होगा। फिर उसके बाद आपका कौन सा पार्ट शुरू होता है, एपिडाइडमिस। ओके। हाँ उसके जी। बाद ये जो पूरा रन करके जब ये बिल्कुल बाहर निकलेगा इस वाली कैविटी से, स्क्रोटल कैविटी से आपका बाहर निकलेगा, तब उसको हम क्या बोलेंगे, डक्टस डेफरेंस। ओके। हाँ तो जी। ये कहाँ से कहाँ तक कौन सा पार्ट है ये आपको पता होना चाहिए। हम्म। ओके। ये सारा टेस्टिस के बारे में, इसकी कितनी लेयर्स होती हैं, ट्यूनिका वेजाइनालिस, एल्बुजिनिया, वेस्कुला, कौन सी सबसे अंदर वाली है कौन सी बाहर वाली है, ये सारा आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। ठीक है। नियर अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। ओके। क्योंकि हाँ कई बार जी। क्वेश्चंस आ सकता है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है रिगार्डिंग टेस्टिस सेक्शन और लाइक दैट, तो आपको आना चाहिए। लेडिक सेल्स कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती हैं, एंड्रोजन्स। एंड। ओके। अब seminiferous tubules of the testes open into the vasa efferentia through the ready testis। कौन सा किसके थ्रू ओपन हो रहा है और कहाँ पर जा रही है वो वाली कैनाल, ये पता होना चाहिए। और वासा एफरेंशिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडाइडिमिस अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कौन सी ट्यूब कहाँ पर लीव कर रही है, और फिर उस जगह को लीव करने के बाद एक पर्टिकुलर उसके बाद वही ट्यूब का लेबलिंग बदल जाता है। हम्म, तो लेडिक सेल्स और सर्टोली सेल्स और इनके बीच का डिफरेंस, मेनली जो लेडिक सेल्स है वो टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट करते हैं, और सटोरी सेल क्या करते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं इसको, डेवलपिंग स्पर्म्स को। ठीक है। एंड दे आल्सो सिक्रीट अनदर प्रोटीन विच इनहिबिन, नेम इज इनहिबिन, एंड दैट सप्रेसेस द एफएसएच सिंथेसिस। देखो अभी तक आप बेटा देखते हो कि फॉलिकल जो टर्म है वो रिलेटेड है फीमेल से, ऐसा नहीं है। फॉलिकल्स या फॉलिकुलर हार्मोन आपका मेल्स में भी होता है रिलीज, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में, स्मॉल क्वांटिटी में। ठीक है, ऐसे फीमेल्स में भी टेस्टोस्टेरोन भी प्रेजेंट होता है, ये खाली मेल हार्मोन नहीं है। तभी तो फीमेल्स को भी कुछ केसेस में जब एबनॉर्मल केसेस होते हैं तो मेल लाइक स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं। ठीक है।
तो ये भी बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेल्स में आपका फॉलिकुलर एफएसएच होगा ही नहीं और फीमेल्स के केस में ये नहीं होता है। ठीक है। लेकिन जो मेजॉरिटी हाँ जी। हॉर्मोन्स है फीमेल्स में, वो ईस्ट्रोजन डिसाइड करता है फीमेल कैरेक्टर्स को, और मेल्स के केस में भारी मात्रा में टेस्टोस्टेरोन। ओके। हाँ जी। हाँ जी। अब जब हायर स्टडीज में जाते हो तब आपको पता चलता है। ठीक है। तो मेल्स के केस में एफएसएच को इनहिबिट करने का काम भी किसके द्वारा होता है? सर्टोली सेल्स। अब टेस्टिस के फंक्शंस ये तो शायद आपको पता ही होंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस, सॉरी। नाउ एपिडाइडमिस, वास डिफरेंस और इजैकुलेटरी डक्ट, इन डक्ट्स का क्या क्या फंक्शन है ये सारा भी देखना अब। उसके बाद यूरेथ्रल ओपनिंग, ये सारा स्ट्रक्चर आपको क्लियर होना चाहिए डायग्राम में, कहाँ पर क्या पार्ट है। ओके। सारा जनरल है, इसमें ऐसा कुछ एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं है। ये पूरा सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, टेस्टिस, टेस्टिस से बाहर आते हुए डक्ट्स, रेटिटेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडाइडमिस, वास डेफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट एंड देन यूरेथ्रा। ओके। हाँ जी। ओके। पेनिस के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये दो लेयर्स आपकी जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। कॉर्पस कैवर्सम एंड ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। तो ये सारी लेबलिंग बेटा आपको क्लियर होनी चाहिए। किसी भी डायग्राम से कोई भी क्वेश्चन हो सकता है आपका। देन these seminal vesicles, prostate gland, bulbourethral gland, ओके, और इनके फंक्शंस ये सारा थेरेटिकल है, सारा आपको याद करना है कि किसका क्या फंक्शन है। ओके बेटा, ठीक है। हाँ इसमें जी। बेटा ऐसे एक्सप्लेनेटरी कोई पार्ट नहीं है, सारा याद करने का है। ओके। ये हार्मोनल कंट्रोल की बात है। ठीक है। तो हॉर्मोन्स ऑब्वियसली हाइपोथैलेमस से कंट्रोल होते हैं। एंटीरियर लोब पिट्यूटरी उनको रिलीजिंग का काम करती है टारगेट सेल्स पे जाने के बाद। जैसे एलएच की अगर हम बात करें, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। ओके बेटा। तो यहाँ एलएच एंड देन एफएसएच। एलएच काम करेगा लेडिक सेल्स पे, एफएसएच सर्टोली सेल्स पे, जो हमने डिस्कस किया था। उसके बाद लेडिक सेल से टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होगा और यहाँ से स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसीजर शुरू होगा। टेस्टोस्टेरोन वही सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स को और उनके कैरेक्टर्स को भी डिसाइड करेगा। एक बार जब स्पर्मेटोजेनेसिस का काम हो गया, उसके बाद इनिबिन का काम होगा, और जब ये रिलीज हो गया तो इसको स्टॉप भी करना है। ऐसा नहीं होता ना कि हार्मोन सिर्फ रिलीज होते रहते हैं, नहीं। जब तक उनका काम होता है उतनी क्वांटिटी में रिलीज होने के बाद बेटा उनको बंद भी करना होता है, जिसको नेगेटिव फीडबैक बोलते हैं। और उससे क्या होगा? दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स कि हाइपोथैलेमस तक अब क्या मैसेज जा रहा है कि स्टॉप सिक्रीटिंग दीज हॉर्मोन्स। ठीक है। फिर हाँ कुछ जी। टाइम बाद दोबारा से जब स्पर्मेटोजेनेसिस और ये सारा प्रोसीजर चालू होगा, दोबारा से फिर आपके सारे हॉर्मोन्स इसी प्रोसीजर से रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। क्लियर? हाँ जी। ओके। सम ऑफ द डिसऑर्डर्स हैव बीन मेंशन्ड। स्टेरिलिटी, इम्पोर्टेंसी। स्टेरिलिटी क्या है? इफ मेल्स हैव द इनएबिलिटी ऑफ द स्पर्म टू फर्टिलाइज द ओवम। ठीक है। फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते हैं, स्पर्म्स तो बन रहे हैं बट फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। वही इम्पोर्टेंसी क्या होता है? इट इज द इनएबिलिटी टू अचीव और होल्ड एन इरेक्शन ऑफ पेनिस लॉन्ग इनफ टू कंप्लीट सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टर्लिटी एंड इम्पोर्टेंसी, दैट शुड बी क्लियर। ये उसमें नहीं दिया हुआ एनसीईआरटी में, तो एनसीईआरटी वाले पार्ट को ज्यादा फोकस कर रहे हैं हम। नाउ दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम पूरा। इसका भी अगेन बेटा सारी लेबलिंग आपको पता होनी चाहिए। ओवरीज,
के बारे में, कितनी सेंटीमीटर इनकी लेंथ होती है, क्या इनकी लोकेशन होती है इनसाइड द फीमेल बॉडी। ओके, यहाँ पर अगेन यहाँ पर भी देखोगे आप ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ये वाली लेयर भी है कनेक्टिव टिश्यूज की, जो आपने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में भी पढ़ी थी। उसके बाद ईच फेलोपियन ट्यूब इज 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट कंटेन्स द फॉलोइंग पार्ट: इनफंडिबुलम, एम्पुला एंड isthmus। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है हमारा? कहाँ होता है बेटा फर्टिलाइजेशन? इनफंडिबुलम में, एम्पुला में या isthmus में? इनफंडिबुलम में। इनफंडिबुलम में, ओके। और देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ isthmus हम्म, और एम्पुला? So ampulla, it is the widest and longest part of infundibulum. And in isthmus, it is a short, narrow, and thick-walled proximal part of the oviduct that follows ampulla and joins the uterus. Okay, our functions. It transfers the ova from the ovary to the uterus through peristalsis. And the fertilization takes place in ampullary region of the fallopian tube. ओके। Clear? हाँ तो जी। कहाँ होता है हमारा फर्टिलाइजेशन? एम्पुला। Ampulla. Okay. Now, another important point from the uterus point of view is the layers of uterus: perimetrium, myometrium, and एंडोमेट्रियम। endometrium. Okay, perimetrium क्या है? आउटर थिन कवरिंग है। मायोमेट्रियम वही मिडल थिक लेयर है, स्मूथ मसल सेल्स की बनी है, जो कॉन्ट्रैक्शन इंड्यूस करती है ड्यूरिंग द डिलीवरी। ठीक है। और एंडोमेट्रियम क्या है? सबसे इनर ग्लैंडुलर लेयर है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल और इम्प्लांटेशन में हेल्प करती है। क्लियर? यहाँ हाँ तक जी। क्लियर है आपको? हाँ जी। तो ये वॉल ऑफ ओवरी, ये सॉरी यूट्रस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 3 लेयर्स, तीनों का क्या काम होता है। देन वेजाइनल पार्ट, ये सारा फीमेल का लेबलिंग, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए अगेन। देन मेमरी ग्लैंड्स, मेमरी ग्लैंड्स में भी आप फिर से लेबलिंग, इसके भी सारे डायग्राम्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। रिप्रोडक्शन वाले पार्ट के कहीं से भी लेबलिंग से भी क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। ठीक है। तो मेमरी ग्लैंड्स, दे हैव मेमरी लोब्स एंड दीज आर द स्ट्रक्चर्स लाइक एल्वेलाई। ओके, जो हमारा लंग्स में होता है। Alveoli secrete milk which is stored in the cavities. Alveoli open into mammary tubules or ducts, and they join to form lactiferous ducts. Now, main function is lactation. Lactation starts with the childbirth, and milk production is stimulated by the hormone prolactin. तो name of the hormone is important, prolactin. Lectin आ गया अपने आप से ही इसमें, so that is related to lactation. And it is secreted by anterior lobe of pituitary gland, and milk ejection is stimulated by the ऑक्सीटोसिन नहीं। ये दोनों, यस ठीक है। ऑक्सीटोसिन, ये हाँ। दोनों में आपको डिफरेंस आना चाहिए बेटा। ठीक है, ये प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है और ये इजेक्शन को, और ये पोस्टीरियर लोब से आपका सिक्रीट होता है। क्लियर? तो you don't get confused if the question is asked whether it is milk production or milk ejection. Clear? ओके। हाँ जी। Yes. Okay, these are the labelings, differences. Again,
ये आपका हार्मोनल कंट्रोल है, हाइपोथैलेमस से कैसे कंट्रोल हो रहा है आपका। इसमें सीधा ओवरीज का रोल होता है आपका। वहीं दो आपके मेन हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ओके, so basically estrogen is for the female secondary sexual characters, and along with the FSH it is maintaining the follicular genesis in case of females। एंड प्रोजेस्टेरॉन का क्या आपका कह सकते हो फंक्शन होता है, क्या फायदा होता है, किसमें होता है? प्रेगनेंसी को एस्टेब्लिश और मेंटेन रखने के लिए, ठीक है। और rising levels of progesterone inhibits the release of GnRH, okay, gonadotropin releasing hormone, which in turn inhibits the release of FSH, LH and प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। क्योंकि हॉर्मोन्स कभी ऐसा नहीं होता है बॉडी में रिलीज ही होते रहते हैं, वो नेगेटिव फीडबैक से फिर रिलीज होना बंद हो जाते हैं। दोबारा जब उनकी जरूरत होती है अगेन बॉडी गेट्स द सिग्नल एंड दे विल रिलीज। नाउ फीमेल्स के केस में स्टेरिलिटी एक ही है कि inability of a female to conceive, it occurs due to inadequacy in structure or function of the reproductive organs. Now there are few terms: amenorrhea, absence of menstruation; menorrhagia, excessive menstruation; and dysmenorrhea, painful menstruation. Okay. Okay. Then next is cervical cancer. It is a cancer arising in the cervix. It occurs due to the abnormal growth of cervical cells that have the ability to invade or spread to the other parts of the body. Otherwise, other than that, there is one virus, human papilloma virus, that also causes the cervical cases. Clear? ह्यूमन पैपिलोरा वायरस। तो ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी है ये वाला क्वेश्चन। नाउ एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक टर्म होता है, क्या होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी? यहाँ लिखा हुआ है ectopic pregnancy is a complication of pregnancy in which the embryo attaches itself outside the uterus. Signs and symptoms of ectopic pregnancy includes abdominal pain and vaginal bleeding, and ectopic pregnancy can be fatal for the fetus. Okay? तो इसमें फीटस के बचने के चांसेस नहीं होते हैं। इस जगह कैसे फीटस ग्रो करेगा आप देख सकते हो, यू कैन लुक इनटू द डायग्राम। ओके, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है? जब यूट्रस से बाहर फीटस का इम्प्लांटेशन हो जाता है और वहां पे ग्रोथ होती है, क्योंकि ओवा को बेसिकली यहाँ से एम्पलरी रीजन से कहाँ आना होता है? मिडिल पार्ट में आना होता है, यहाँ पर प्रेगनेंसी को आगे ग्रोथ के लिए फीटस को, ठीक है। क्लियर? Okay, now endometriosis is a disease of the female reproductive system in which cells similar to those in the endometrium, the layer of tissue that normally covers the inside of the uterus, grow outside the uterus. Most often this occurs on the ovaries, fallopian tubes and tissues around the uterus. Okay, so endometriosis females की एक और बीमारी है जो एंडोमेट्रियल सेल्स की वजह से होता है, जो एंड्रियोमेट्रियल लेयर पे ग्रो ना करके कहाँ ग्रो कर जाते हैं? आउटसाइड द यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब के आसपास, ओवरीज के आसपास, जहां पर उनकी जगह नहीं है। एंड ऑब्वियसली दे विल कॉज सम काइंड ऑफ डिस्कम्फर्ट, पेन एंड इश्यूज इन फीमेल बॉडी। उसके बाद ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर आपको पता ही है, कैंसर फीमेल्स के केस में आजकल बहुत ज्यादा केसेस हैं। Now gametogenesis. What is gametogenesis? What is gametogenesis? Formation of gametes. नो बेटा, 12th क्लास का ये आंसर नहीं है, तो 10th क्लास का है। मेरे को पता था यही आंसर करोगी। So gametogenesis is the process of formation of male and female gametes after maturation. Okay? अब ये हाँ 10th जी, क्लास आंसर ठीक है आपका, ये नहीं कह रही हूँ, बट आप जब 12th क्लास में उससे हाई लेवल की तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा एडवांस आपका आंसर होना चाहिए।
ठीक है, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है हमारे टेस्टिस इन केस ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स के केस में ओवरीज, और यहीं पे आपका गैमीट फॉर्मेशन होता है, मियोसिस होता है इसमें, आपको पता होगा। मेल्स में इसको आप स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल्स में आप इनको oogenesis। जो सीक्वेंशियल चेंजेस हैं दोनों में, मल्टीप्लिकेशन फेज होता है, ग्रोथ फेज होता है, एंड देन मैच्योरेशन फेज। ठीक है, तो यहाँ कुछ डिफरेंसेस दिए हुए हैं। आई होप आपको स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis के स्टेप्स क्लियर होंगे। व्हाई? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बोर्ड एग्जाम भी, जब आपको आपने दिया है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। अब स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस में क्या फर्क होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पर्मेटोजोआ, वहीं स्पर्मियोजेनेसिस इट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्मेटोजोआ। ओके, हाँ जी। a spermatogonium forms the four spermatozoa where one spermatids develop into only one spermatozoon। ओके, जब आपका स्पर्मेटिड बन जाता है, उससे उसका स्पर्म बनेगा विद टेल, ये पूरा आपका जो स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। क्लियर है? स्पर्मेटोजेनेसिस है कहाँ, कितना प्रोसीजर बनना आपका, स्पर्मेटिड्स का बनना। क्लियर? से यस और नो? हाँ जी। हाँ जी। ओके, यहाँ बेटा ये वाला ऊपर वाला डायग्राम भी, इसमें थोड़ा लेबलिंग भी देख लो, कहाँ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं, स्पर्मेटिड्स और सर्टोली सेल, स्पर्मेटोगोनियम। ओके, तो हाँ ये जी। पूरा आपका स्ट्रक्चर है। अगर टेस्टिस का ट्रांसफर सेक्शन, तो जिसका सेंटर है जिसको हम मिडिल पार्ट भी बोल सकते हैं, उसकी तरफ आपके बेसिकली क्या होते हैं? स्पर्मेटिड्स, जो बाद में किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? स्पर्मेटोजोआ। बेटा 1 मिनट। ओके, हाँ जी। ओके बेटा, क्लियर? तो बेटा ये स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis के सारे स्टेप्स आप प्लीज क्लियर रखना अपने माइंड में। ठीक है, हाँ हाँ जी। जी। ओके। ये स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मेटोजेनेसिस का डिफरेंस भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्पर्मियोजेनेसिस से क्वेश्चन जनरली आ जाता है, वो आपसे ये नहीं पूछेगा स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा आपका। ओके, हार्मोनल कंट्रोल अगेन हमने थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ है। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, आपको पता ही अभी डिस्कस किया था, एक स्पर्मेटोगोनियल सेल आपका 4 स्पर्म्स को बनाता है, एंड स्पर्म्स हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ये भी आपको पता होगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर इज रिस्टोर्ड इन द zygote again, and during meiosis one crossing over takes place which brings about the variations। okay, हाँ जी। ये आपको जब सेल वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा, सेल डिवीजन, तो वेरिएशन हमारा मियोसिस की वजह से आता है। अदरवाइज अगर माइटोसिस से कोई भी चीज बनती है, कोई सेल बनता है, देन इट इज सेम एज द पेरेंटल सेल, देयर इज नो डिफरेंस। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म। अगेन आपको इसकी सारी लेबलिंग क्लियर होनी चाहिए। नाउ दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड मोटाइल एंड they retain their ability to freeze the ovum is 24 to 48 hours. Only 1 or 2 days they, up to 72 hours we can consider, 2 या 3 दिन का टाइम होता है आफ्टर, सॉरी यस, हाँ, 3 दिन के लिए अलाइव होता है। एंड मोस्ट जो आप इसकी कहते हैं फर्टिलाइजेशन एबिलिटी है, दैट इज फ्रॉम 1 to 2 days, 24 to 48 hours।
and it can be up to 72 in few cases. Clear? Yeah. Okay, head, neck, middle piece, tail. So किसका क्या function है? I think आपको पता ही है. Tail that helps in swimming in the fluid medium inside the female vaginal tract. Middle piece के पास mitochondrial spiral. They are also called Levenkorn sheath, and it provides the energy for the movement of the sperm. It is the powerhouse of the sperm. क्योंकि जब इसको movement करनी है, it needs the energy. Okay. Now next is semen. Semen is released from the seminiferous tubules, are transported by the excretory ducts, and all the secretions of the prostate, seminal vesicle, vas deferens. This is along with the seminal plasma is called semen. Clear? The functions of male sex ducts and glands are maintained by testicular hormones, androgens. अब semen का pH होता है 7.35 to 7.50 during ejaculation, and single ejaculation have 200 to 300 million spermatozoa. 60% have normal shape, 40% of them have rigorous motility for normal fertility. Clear? ये सब हाँ जी आपने पढ़ा होगा. एक बार मैं इसको याद कराती हूँ बेटा. पीएच यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है. अल्कलाइन पीएच होता है, वहीं जब आप फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की बात करेंगे तो वो एसिडिक होता है. So when the above criteria is not met, so there will be issues related to the reproductive system or fertility issues. So some of the terms have been given जो आपको पता होनी चाहिए. Aspermia, asthenozoospermia, azoospermia, hyperspermia, hypospermia, oligozoospermia, necrozoospermia, and teratozoospermia and isospermia. एनसीईआरटी में हालांकि गिवन नहीं है, बट आप देख लेना एक बार. देन oogenesis. oogenesis अगेन मल्टीप्लिकेशन फेज है, ग्रोथ फेज है, मैचुरेशन फेज है. आई होप आपको आता होगा ये. oogonia जो क्या होता है, आपका सबसे प्राइमरी सेल होता है जो फर्दर मल्टीप्लाई करके प्राइमरी oocyte को बनाएगा. एक से दो में डिवाइड हो रहे हैं, दो से अगेन ये भी कितने में डिवाइड हो रहे हैं, लास्ट में 4. ग्रोथ फेज में आपका फर्स्ट मियोटिक डिवीजन दैट इज कंप्लीटेड प्रायर टू ओव्यूलेशन. ठीक है. जब तक फीमेल्स में ओव्यूलेटरी फेज नहीं आता है, जब तक फर्स्ट मियोटिक डिवीजन तक ये आपका जो सेल स्टेज है वहां तक रहेगा. उसके बाद ये आपको क्लियर है ये वाला कॉन्सेप्ट. फीमेल्स के केस में थोड़ा सा जो मियोसिस सेकंड है वो बाद में कंप्लीट होता है. ओके. तो हाँ आफ्टर जी प्यूबर्टी जब ओव्यूलेशन शुरू होता है, देन maturation phase and meiosis is completed and it is converting it into the ovum. इसके ओ अलावा एक सेकेंडरी पोलर बॉडी बनती है एंड फर्स्ट पोलर बॉडी भी बनती है. क्लियर है? जी. ओके. तो बेसिकली बन तो यहाँ भी 1 से 4 सेल्स रहे हैं, लेकिन जो फर्टिलाइजेशन के काम आता है वो सिर्फ एक ही है, दैट इज ओवम. ओके. मेल्स के केस में एक ही सेल 4 स्पर्म्स बनाने की कैपेबिलिटी रखता है. सॉरी, चारों ही काम आते हैं. ठीक है. हाँ जी जी. ओके. तो ये oogenesis का पार्ट था हमारा. थोड़ा सा अगेन ये सारा दिया हुआ है, इसको आप डिटेल में देखना थोड़ा सा. जो मैच्योरेशन फेज होता है आपका, each primary oocytes undergo 2 maturation divisions. After puberty is attained, primary oocyte completes its first meiotic division, okay, and going to form a large haploid secondary oocyte and small first polar body. So the secondary oocyte retains the bulk of the nutrient-rich cytoplasm of the primary oocyte. जो primary oocyte था आपने देखा होगा, वो थोड़ा साइज में पोलर बॉडी से बड़ा होता है, साइटोप्लाज्म का ज्यादा पार्ट अपने साथ कैरी करता है. Secondary oocyte retains the bulk of the nutrient-rich cytoplasm of the primary oocyte because the secondary oocyte further develops into the ovum.
Now secondary oocyte starts the second meiotic or maturation division but does not complete it. ठीक है, अब यहां से आपकी जो meiotic division कंप्लीट नहीं होगी. सेकेंडरी oocyte जब हमारा बनेगा, ओवम जब हमारा बनेगा, तो सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन हमारी कंप्लीट नहीं होती है, उसका टीलोफेज तक नहीं पहुंचा होता है, टीलोफेज सेकंड कंप्लीट नहीं होता है. सो इट रादर गेट्स अरेस्टेड, अरेस्ट बोलते हैं हम इसको, स्टॉपेज ऑफ मेटाफेज सेकंड. तो मेटाफेज सेकंड पे ही ये क्या करता है, रुक जाता है. और कब कंप्लीट करता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है. ठीक है, जब ये एग स्पर्म्स के साथ फर्टिलाइज करेगा, हाँ जी. तब जाके इसकी मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगी आफ्टर मेटाफेज सेकंड. मेटाफेज सेकंड तक डिविजन्स हो जाती हैं, बट उसके बाद रुक जाती है या अरेस्ट हो जाती है. तो मेटाफेज के बाद एनाफेज और टीलोफेज कब होगा, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा. क्लियर? हाँ जी. हाँ, तो ये याद रखना है आपको, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं. देन अगेन हार्मोनल कंट्रोल एंड सिग्निफिकेंस. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, मैच्योर ओवा. अगेन इसका डायग्राम. सबसे आउटर लेयर क्या होती है आपकी, कोरोना रेडिएटा. क्लियर है? हाँ जी. सबसे आउटर लेयर क्या है ओवा की, कोरोना बेटा. ये कोरोना रेडिएटा. ये दिखाया नहीं है, थोड़ा रेडिएटिंग सेल्स होते हैं इसके बाहर की तरफ. ठीक है, एंड उससे नेक्स्ट होती है आपकी जोना पेलुसिडा. ठीक है, ओवा के जस्ट बाहर कौन सी होती है, जोना पेलुसिडा, और सबसे आउटर लेयर है हमारी जोना पेलुसिडा. क्लियर है? Now a narrow perivitelline space is present outside the plasma membrane. Just the perivitelline, there is a thick acellular zona pellucida which is secreted by the follicular cells. Beyond zona pellucida, there is very thick cellular layer that is called corona radiata, made up of radially elongated follicular cells. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आउटर मोस्ट लेयर के बारे में पूछा जाता है, तो दैट इज जोना, सॉरी, कोरोना रेडिएटा. So human ovum loses its ability to fertilize after 24 hours of ovulation. ये भी आपको पता होगा. हाँ जी. In humans, the ovum is released from the ovary as secondary oocyte. Now spermatogenesis and oogenesis के differences, I hope आपको clear होंगे सारे. हाँ जी. ये टेस्टिस में होता है, ओवरीज में होता है. स्पर्मेटोगोनिया चेंजेस टू प्राइमरी spermatocytes and in case of this primary oocytes. ठीक है, ये डिवाइड करके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाएगा, यहाँ पर सेकेंडरी oocyte बनेगा और एक पॉलर बॉडी बनेगी. ठीक है, इसमें अगेन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट दो स्पर्मेटिड्स को बनाएगा, इसमें फिर एक ऊटेट बनेगा और एक आपकी पॉलर बॉडी बनेगी. इसमें कोई पॉलर बॉडी नहीं बनती है, इसमें बनती है स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म्स 4 स्पर्मेटोजोआ, इट फॉर्म्स 1 ओवम. स्पर्म्स आर योकलेस, और आपको पता ही है जो एग होता है उसमें आपका योक वाला पार्ट भी होता है. क्लियर है? जो फर्टिलाइजेशन के बाद डिवीजन में हेल्प करता है. हाँ जी. एंड इट कैरीज बेसिकली प्रोटीन्स एंड अदर न्यूट्रिटिव प्रॉपर्टीज. क्लियर है? नाउ फॉलिकुलोजेनेसिस. फॉलिकुलोजेनेसिस क्या है, इट इज द मैचुरेशन ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल्स. ठीक है, सो फीमेल्स के केस में क्या होता है बेटा, जो बर्थ के टाइम पर है फीमेल बॉडी के अंदर कितने हमारे लाखों फॉलिकुलर सेल्स पड़े होते हैं. ठीक है, फॉलिकुलर सेल्स जिनको बोलते हैं इनसाइड द ओवरी, और वो सारे ही क्या करते हैं, ओवा बनने की कैपेसिटी रखते हैं, ओवम बनने की कैपेसिटी रखते हैं. तो प्राइमरी oocyte formed after the meiotic division gets surrounded by layer of granulosa cells resulting in a structure called primordial follicle.
तो इन लाखों में से आपके कुछ तो डिग्रेड कर जाते हैं और कुछ क्या बन जाते हैं, प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स बन जाते हैं। ठीक है, फिर ये सारे मेच्योर होना शुरू होते हैं एंड दीज फॉलिकल्स आर लोकेटेड इन द स्टोम ऑफ द ओवरीज। A large number of these follicles degenerate again by the process called follicular atresia. Therefore, at the time of the puberty, 60 से 80,000 फॉलिकल्स ही हमारी ओवरी में रह जाते हैं। और ये सारे कौन सी स्टेज पर अरेस्ट हो जाते हैं, डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एक नंबर में कि एट द टाइम ऑफ बर्थ और जब तक आपका प्यूबर्टी, primary follicles have oocytes that have been arrested at the डिप्लोटीन स्टेज। और डिप्लोटीन आपको पता ही है किसकी स्टेज है, प्रोफेज 1। ठीक है, तो लाखों से शुरुआत होके हजारों पे रह जाती है और फिर उसके बाद ये भी जब मेच्योर अपनी अगली स्टेज पर जाने की कोशिश करते हैं, दे surrounded by more granulosa cells and secondary follicular develop theca layers and connective tissue and they start secreting the production of ovarian hormone estrogen. Now secondary follicle soon transforms into a tertiary follicle which is characterized by a fluid filled cavity antrum. ठीक है, that cavity is antrum. Again इसकी थीका इंटरनल और एक्सटर्नल दो लेयर्स होती हैं. It is an unequal division resulting in the formation of a large haploid secondary oocytes and a tiny first polar body. Tertiary follicle फिर क्या बनता है हमारा जाके, ग्राफियन फॉलिकल. ठीक है, तो अगेन the secondary oocyte forms a new membrane called the zona pellucida surrounding it. The graphene follicle now ruptures to release the secondary oocyte that is called ovum. ठीक है, तो वही बात है, 60-80 हजार भी बेटा इसमें से फिर जब हमारा ओवुलेशन होना होता है ना तो 200-300 तब शुरू होते हैं, जब फीमेल में शुरू हो जाती है 200-300, फिर ये डिग्रेड करते हैं जो स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं है, जिनकी स्ट्रेंथ नहीं है, जिनमें स्टेमिना नहीं है, वो सारे डिजनरेट कर जाएंगे। और फिर लास्ट में जब ग्राफियन हमारा फॉलिकल बनता है, वो कह सकते हैं सबसे बेस्ट वाला फॉलिकल ही हमारा बना पाता है और ओवा को वही रिलीज करा पाता है। और एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, एक से ज्यादा भी आपके ग्राफियन फॉलिकल्स बन जाते हैं जहां पर ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं। जैसे ट्विंस दो टाइप के होते हैं, वो भी आपने पढ़ा होगा, एक तो वही जाइगोट डिवाइड करके बनाता है, एक से ज्यादा ओवा रिलीज, क्योंकि स्पर्म्स तो बहुत है। ठीक है, स्पर्म्स तो अगर मिलियंस है तो उनमें से 100 की भी कैपेबिलिटी है, अच्छी मोबिलिटी है, तो 100 ओवा भी मिल गए तो वो भी फर्टिलाइज कर देगा। ठीक है, चाहे अब एक से ज्यादा ओवा रिलीज है, 2, 3, 4 जितने भी हैं, तो दे ऑल कैन गेट फर्टिलाइज्ड। बट नॉर्मली एक ही ग्राफियन फॉलिकल बनता है, बहुत कम, हजारों केसेस में 2 फॉलिकल्स बनते हैं, लाखों में 3 बनते हैं। ठीक है, तो आप देख ही सकते हो आपके आसपास कितने कह सकते हैं ट्रिपलेट्स हैं या क्वाड्रप्लेट्स हैं। मैंने देखे हैं। हाँ, वो तो देखते हैं बेटा इंटरनेट वगैरह पे, जुड़वा बच्चे भी बहुत कम नहीं होते नहीं हैं। नहीं नहीं, हमारे हॉस्पिटल में आते हैं कहीं तो। अच्छा, हॉस्पिटल, हाँ वैसे भी देखे होंगे आपने तो, अगर आप हॉस्पिटल में हो या कुछ भी। मैंने क्योंकि जैसे मेरी अपनी लाइफ पूरी में फैमिली, ट्रिपलेट्स, एक्चुअली मेरी पूरी फैमिली डॉक्टर है ना। हाँ तो मैं वही तो कह रही हूँ ना बेटा, आप इस फील्ड से हो, दैट्स वाई। अदरवाइज मैं वही कह रही हूँ ना, ट्रिपलेट्स भी मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखे हैं, मतलब जो आंखों देखी बातें होती हैं। ठीक है, आजाद, आर यू लिसनिंग बेटा? कहाँ चले गए? हाँ जी मैम। ओके, से यस और नो। हाँ तो जी। उसके बाद हाँ जी। हाँ कॉर्पस जी। ल्यूटियम आपने कितने देखे हैं? ट्रिपलेट्स देखे हैं, क्वाड्रप्लेट्स देखे हैं, ट्रिपलेट देखे देखे हैं मैम। कहीं आसपास? हाँ, हाँ जी। ठीक है। तो जो रेमिनेंट है, जो बचा हुआ पार्ट है आपका ओवर रिलीज होने के बाद, ओके, दैट इज कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम, और इसकी लाइफ स्पेन होती है नॉन प्रेग्नेंट फीमेल्स में 14 डेज, and it produces the progesterone hormone and it lasts until the placenta is developed. ठीक है, तो प्रोजेस्टेरोन का काम क्या होता है, स्टार्टिंग में एक कह सकते हो आप इनिशियल प्लेसेंटा की तरह काम करता है, ऐसे हॉर्मोन्स को रिलीज करने का काम करता है जो प्रेगनेंसी को एस्टेब्लिश्ड रखे और फॉलिकुलर जेनेसिस के प्रोसेस को दोबारा से शुरू ना करे जब तक
28 डेज हमारे कंप्लीट नहीं हो जाते हैं और ऐसा हो जाता है बॉडी को कंफर्म कि हाँ देर इज नो प्रेगनेंसी एंड वी कैन स्टार्ट विद द न्यू साइकिल। और प्रेगनेंसी रहती है तो फिर धीरे धीरे प्लेसेंटा बन जाएगी और वो फिर अपने हॉर्मोन्स रिलीज करेगी जो प्रेगनेंसी या आप कह सकते हो फीटस के ग्रोथ में हेल्प हेल्प करेगा। करती है। लास्ट बनता है कॉर्पस एल्बिकेंस। इट इज अ व्हाइट कलर स्ट्रक्चर। ल्यूटियम येलोइश होता है, ये व्हाइट होता है, विच इज फॉर्म्ड आफ्टर द अटैक ऑफ मैक्रोफेजेस ऑन कॉर्पस ल्यूटियम। और मैक्रोफेजेस की भारी मात्रा के कारण ही इसका कलर कैसा होता है, व्हाइट होता है। तो इसका काम होता है फिर जो भी रेमिनेंट्स बचे हुए हैं हमारे फॉलिकल से रिलेटेड उसको खत्म किया जाए और दूसरे साइकिल को शुरू किया जाए। ठीक है। नाउ मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ईस्ट्रस साइकिल होता है। ईस्ट्रस साइकिल क्या होता है, टू टाइप की साइकिल आपको एनिमल्स में बेसिकली मिलती है। So estrus cycle consists of a few days of estrus or heat followed by a few days of anestrus, that is quiescence. During estrus, the female is sexually responsible, allows a male to copulate, eggs are released, pregnancies possible. During anestrus, female become passive and do not accept a male. So in non-primate mammals, estrus cycle occurs in the breeding season only, where estrus spreads over the entire non-breeding season. So during the estrus cycle, the wall of the uterus does not dissolve, no bleeding takes place. Depending upon the number of estrus cycle in a breeding season, they can be of two type, mono and poly. ठीक है? In the breeding period of some animals, only one estrus cycle is present, like rabbit, hare, dog, fox. Whereas in polyestrus, rats, squirrels, sheep, pig, horse, etc. और ये जो ईस्टर साइकिल होता है इसमें हमेशा एक से ज्यादा आपका ओवर रिलीज होगा और जो आपके ज्यादातर बच्चे भी हैं वो ज्यादा ही पैदा होंगे। क्लियर है बेटा? ये ज्यादातर किसमें होता है, इन ऑल मैमल्स एक्सेप्ट प्राइमेट्स। ठीक है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, डॉग, फॉक्स, इन सब के केसेस में ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं ना। डॉग के केस में तो आपने देखा ही होगा अपने आसपास में। ठीक है, तो दैट इज ड्यू टू द ईस्टर साइकिल। ठीक है, इनमें कौन सा साइकिल होता है आपका, ईस्टर साइकिल। वहीं Estrus. जो एप्स है, ह्यूमन बींग्स हैं, हायर आपके मैमल्स हैं, हमारी हायर कैटेगरी, उसमें क्या होता है हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, सो मेंस्ट्रुअल साइकिल की 3 स्टेजेस हैं, मेंस्ट्रुअल, फॉलिकुलर, ओव्यूलेटरी एंड ल्यूटियल। ठीक है, अब मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो ब्लीडिंग फेज होता है 3 to 5 डेज रहता है और low level of progesterone that results in menstrual flow by the breakdown of endometrial lining. So ये सब आपको आई थिंक पता होगा। उसके बाद प्रोलिफरेटिव फेज शुरू हो जाता है 5 डेज के बाद। 6 to 13 क्या रहता है, प्रोलिफरेटिव फेज, जो अभी हमने डिस्कस किया था, प्राइमरी फॉलिकल, फिर क्या बनेगा आपका सेकेंडरी, देन टर्शरी, टर्शरी से फिर हमारा क्या बन रहा है, ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, और जब 13 डे के हाँ बाद जी। ग्राफिन फॉलिकल से हमारा क्या रिलीज हो जाएगा, ओवा। क्लियर है? नेक्स्ट है ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज में हमारा बेसिकली क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा, मेच्योर फॉलिकल गिव राइज टू द सरफेस ऑफ द ओवरी, रप्चर्स टू रिलीज द oocyte, दिस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। 14th डे पे होता है जनरली, बट हर एक फीमेल में ये वेरी कर सकता है। सो बोथ LH एंड FSH अटेन अ पीक लेवल इन द मिडल ऑफ द साइकिल। तो जब पीक आ जाता है जिसको LH सर्ज बोला जाता है, दैट इंड्यूसेस द rupture of Graafian follicle. Okay, egg at the time of ovulation is in the secondary oocyte state. ये बार बार बोल रहा है, याद रखना कौन सी स्टेज पे रहता है, secondary oocyte. It is still surrounded by zona pellucida and radiata. Then हमारा नेक्स्ट आ जाता है ovulatory phase, luteal phase, sorry, after ovulatory phase, जिसमें ovulation is followed by the luteal phase. The corpus luteum secretes the large amount of progesterone and maintain the endometrium, such as endometrium is necessary for implantation of the fertilized ovum and events of pregnancy. Okay, and in absence of the fertilization, corpus luteum degenerates and causes disintegration of the endometrium lining and bleeding. Clear?
हाँ जी। तो ये इसने डायग्रामेटिकली ये सारे आपके हॉर्मोन्स दिखाए हुए हैं। ये आप जरूर याद रखोगे कि जब आपका फॉलिकुलर फेज होता है तो एफएसएच आपका हाई रहता है और एलएच उससे लो रहता है। हाँ और जी। आप देख सकते हो 14th डे या मिडल में दोनों ही पीक है, बट सबसे ज्यादा क्या है पीक पर एलएच, ठीक है, जिसको एलएच सर्ज बोला जाता है। हाँ जी। क्लियर। और हाँ। उसके बाद फिर दोनों डाउन हाँ चले जी। जाते हैं, एफएसएच फिर डाउन चला जाता है। अब इसी टाइम पर इसी दौरान ईस्ट्रोजन आपका धीरे धीरे बढ़ता है, वही मिडल में ज्यादा बढ़ता है और फिर घट जाता है। लेकिन प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पे डाउन रहता है। लेकिन आफ्टर 14th डे ओवुलेशन के बाद प्रोजेस्टेरॉन आपका हाई रहता है और उसके बाद फिर ये भी डाउन आ जाता है अगर प्रेगनेंसी नहीं है और यही आपका दूसरा मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होना है तो। अदरवाइज प्रोजेस्टेरॉन अगर प्रेगनेंसी एस्टेब्लिश रह जाती है तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल आपका हाई रहे, ठीक है। तो ये हॉर्मोन्स भी आपको थोड़े से देखने हैं। इफेक्ट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, आपका एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाता है एंडोमेट्रियम के अंदर, ठीक है। और ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन ये सबसे पहला हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाता है हमारा। दिस हार्मोन लाइक एलएच मेंटेन द कॉर्पस ल्यूटियम एंड सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन एस्ट्राडियोल बाय इट। Two hormones check the breakdown of the endometriosis of the uterus. These two hormones, ठीक है। Absence of menstrual bleeding is the earliest sign of pregnancy. By the 16th week of the pregnancy, placenta produces progesterone in case of a normal pregnancy. ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम आपका श्रिंक कर जाता है फिर, ठीक है। Now fertilization restores the diploid condition in the zygote and meiosis second is completed after the fertilization. क्लियर। उसके बाद मेनोपॉज होता है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल ओवुलेशन का साइकिल फीमेल्स में एंड हो जाता है एंड दैट इज द सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द होस्ट फ्लशेस एंड नंबर ऑफ बिहेवियरल चेंजेस। एफएसएच इज सिक्रेटेड इन द यूरिन, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस मेल्स में लाइफ टाइम चलता है। फीमेल्स का जो रिप्रोडक्टिव एज है आप कह सकते हो आफ्टर मेनोपॉज दैट इज एंडेड, ओके। So menstrual, follicular, ovulatory and luteal phase, their time duration and their events. Now fertilization is happening. These are the different events. 1, 2, 3 करके इसने दिखा हुआ है। Sperms makes the contact with egg, that is zona pellucida. Acrosome reacts with zona pellucida by hydrolytic enzymes. Now it is going to react with perivitallin membrane, then plasma membrane. Sperm nucleus enters the egg. Corticular granules fuse with the egg plasma membrane, which renders the vitallin layer impermeable to other sperms. जब एक sperm की एंट्री हो जाती है तो ये दोबारा से क्या हो जाती है, लेयर दूसरे किसी sperm को अब एंटर नहीं करने देती। क्लियर, दैट यू नो। हाँ जी। ओके। So approach of the sperm towards the secondary oocyte, कितने sperms approach करते हैं, again वही millions of sperms penetration, only one sperm can। cortical reaction यहाँ से important होता है तो ये थोड़ा देख लेना। head of sperms which contain the nucleus detaches or separates from the middle piece and the sperm tail। कुछ केसेस में बेटा पूरा हुआ पूरा sperm enter करता है with tail, but in ह्यूमंस केस और मोस्ट ऑफ द केसेस जो टेल है वो डिटैच हो जाती है और जो ओनली हेड पार्ट है वो एंटर करता है इनसाइड द ओवा, ठीक है। मेल एंड फीमेल प्रोन न्यूक्लियाई दे फ्यूज टुगेदर एंड मिक्सिंग ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ द स्पर्म एंड इस ओवा इज कॉल्ड कैरियोगेमी। ये आपने फंजाई के केसेस में भी पढ़ा था, या एम्फीमिक्सिस। नाउ दिस इज 46 सेल्ड क्रोमोसोम, सॉरी 46 n number of chromosomes। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, आपको पता ही है क्या सिग्निफिकेंस है, कैसे मेल फीमेल बनते हैं आपको पता ही होगा, नो नीड टू एक्सप्लेन। अब हाँ उसके जी। बाद जाइगोट की क्लीवेज शुरू होती है, उसकी डिवीजन शुरू होती है एंड इट इज कॉल्ड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जिसमें हमारा क्या है मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बन जाता है। पहले 2 में डिवाइड होता है, 2 से 4 में होता है, फिर ऐसे 8 में 16 में, जिसको हम फिर क्या बोलते हैं
ब्लास्टुला, और उसके पर्टिकुलर एक एक सेल को हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट. आफ्टर 30 hours of the fertilization, newly formed zygote divides into the blastomeres. ठीक है. फिर ये एक सेल्स क्या बन जाते हैं ब्लास्टोसाइट्स के, ब्लास्टोमियर्स. ओके. ओके. Upper portion of the fallopian tube, this is the first cleavage. Or 40 hours after fertilization, the third division occurs about 3 days after the fertilization. These cleavages, the young embryo is slowly moving down towards the fallopian tube, and 8 to 6 blastomeres and solid mass of cell is known as morula, like a mulberry. And when these blastomeres divide completely, the cleavage is holoblastic. होलोब्लास्टिक क्लीवेज क्या होती है, हाँ कुछ जी. आइडिया है? होलोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है? फुली हम्म. जो पूरी तरह. क्लीवेज के कई टाइप्स होते हैं बेटा, उसी में से एक क्या है, होलोब्लास्टिक होती है आपकी. यस बेटा, मैं अभी ना 2 मिनट में आती हूँ, जब तक आप ये थोड़ा सा देखो और होलोब्लास्टिक का बताना मुझे, ठीक है? ओके. हाँ, आई हाँ विल जी. जॉइन आफ्टर 2 minutes. यस. यस बेटा, पता चला क्या होता है होलोब्लास्टिक? हेलो. मैम. हाँ जी. हाँ जी. यस. यस, बताओ. होलोब्लास्टिक आपने सही बताया था, कंप्लीट डिवीजन होती है कि पूरा का पूरा जो सेल है वो डिवाइड हो रहा है, ठीक है. हाँ. ओके. एक मीरोब्लास्टिक होती है, उसमें कंप्लीट डिवीजन नहीं होती हमारी. चलो, ये एनसीईआरटी में उतना डिटेल में नहीं है हमारा, बट आपको क्लियर होना चाहिए व्हाट टाइप ऑफ
डिवीजन इट इज, कई बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो आंसर इज होलोब्लास्ट। क्लियर? Yeah. Now, significance of the cleavage, distribution of the cytoplasm of the zygote, increased mobility of the protoplasm, which facilitates morphogenetic movements. Morphogenetic movements क्या होती हैं? Morphogenesis क्या होता है? जब organs बनते हैं हमारे, ठीक है? जी। Clear? तो वो movement शुरू हो जाती है. Now, the restoration of the cell size and the nucleocytoplasmic ratio, conversion of the unicellular zygote into a multicellular embryo. अब इसमें ब्लास्टोसिस्ट का एक एग्जांपल दिया हुआ है आपको. क्लियर? कैविटी होती है आपकी, उसके बाहर ट्रोफोब्लास्ट होते हैं और इनर सेल मास जिसको हम एम्ब्रियोब्लास्ट बोलते हैं. तो सेल डिफरेंशिएशन और आपका ऑर्गेनोजेनेसिस किसकी वजह से होता है? इस इनर सेल मास की वजह से, ठीक है. और उसके आउटर लेयर ट्रोफोब्लास्ट और ट्रोफो एक्टोडर्म. इंपॉर्टेंट है ये, आप क्लियर होना चाहिए. ओके. देन उसके बाद आपका ब्लास्टुला के बाद मोरुला बनता है. मोरुला, इट इज अ सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर. इट इज अ होलो स्ट्रक्चर. ब्लास्टुला, मोरुला आपका इट इज फॉर्म्ड ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स, एंड वेरएज ब्लास्टुला आपका ट्रोफोब्लास्ट भी है इसमें और आउटर लेयर भी है आपकी. और ट्रोफोब्लास्ट का काम क्या होता है ये भी देखना आप एक बार. यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं कि कौन कौन से फंक्शंस है आपके ट्रोफोब्लास्ट के. Encircles the blastocele and inner cell mass. It helps to provide the nutrition to the embryo. It forms extra embryonic membranes, chorion and amnion. Okay. Okay. हाँ हाँ, जी. तो ये ट्रोफोब्लास्ट का क्या क्या फंक्शन है, इस तरीके से क्वेश्चन करके 3-4 पॉइंट्स देगा, जिसमें से एक नहीं होगा तो ये भी थोड़ा देखना. जोना पेलिसिडा इसमें इंटेक्ट होता है, इसमें इंटीग्रेटेड होता है आपका. नाउ इम्प्लांटेशन, आपको पता ही है जब आपका एम्बेड हो जाता है इनसाइड द एंडोमेट्रियम, उसको हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं. 6 to 10th डे पे होता है जनरली आफ्टर फर्टिलाइजेशन. नाउ द ब्लास्टोसिस्ट sinks in a pit like form in the endometrium and completely buried in the endometrium, that you can see into the diagram also. Now zona pellucida becomes thinner and finally disappears. Now the function of the zona pellucida is to prevent implantation at an abnormal site which could lead to ectopic or extrauterine pregnancy, जो हमने पहले डिस्कस किया था. ठीक है. So abnormal conditions can be there. Now gastrulation, the blastocyst continues with the development process even when the implantation is taking place. Now the formation of the gastrula from the blastula is gastrulation. So now gastrulation क्या है? ऐसा प्रोसेस जिससे हमारी तीनों जर्मिनल लेयर्स एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म बन जाएगी. मान लो हम बात करते हैं बॉल लाइक स्ट्रक्चर की, तो तीनों लेयर्स हमारी बनके तैयार हो जाएंगी और फिर क्या होगा? ऑर्गेनोजेनेसिस हमारा शुरू हो जाएगा सेल डिफरेंशिएशन की वजह से. ठीक है. पहले ब्लास्टुला बना, ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला बना, गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस शुरू हुआ और गैस्ट्रुलेशन के बाद अब ये तो सारा हमारा क्या है? जनरल सेलुलर स्ट्रक्चर है. कुछ सेल्स हैं जो अपनी अपनी जगह एक्वायर कर रहे हैं. ठीक है. उनको एक पर्टिकुलर फेट ऑफ सेल्स के पास जाना है, एक डेस्टिनी है उनकी, वहां वो जाके एक तरीके से अपनी जगह बना लेंगे और वो जगह बनाने के बाद क्या करेंगे? क्या करेंगे? ऑर्गन्स बनाएंगे बेटा हमारे. नेक्स्ट क्या रहेगा हमारा? फिर एम्ब्रियो बनना शुरू हो जाएगा. ठीक है. क्लियर है? एक बॉल से हम पूरा इंसान को बनना है. ठीक है. उसी बॉल से ये लगा लो आपकी आंखों का लेंस जो एक शीशा है वो भी बनेगा, आपकी हड्डियां भी बनेंगी, सबसे मजबूत पार्ट आपकी नाक जो टोटली डिफरेंट सेल्स हैं वो भी बनेंगे, हेयर्स भी बनेंगे, कान के अंदर भी हेयर्स बनेंगे, नोज के अंदर भी हेयर्स बनेंगे. ठीक है. और बाकी जो हमारा मस्कुलर पार्ट है और हमारे जो पूरा ऑर्गन सिस्टम है वो तो है ही है. ठीक है. तो ये सारा किसकी वजह से पॉसिबल है? गैस्ट्रुला. जब ये तीनों लेयर्स बना देती है, कौन कौन सी? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और
एंडोडर्म। एक्टोडर्म ज्यादातर हमारे शरीर की बाहरी लेयर होती है जो बाहरी हिस्सों को बनाते हैं, लेकिन अंदर वाले हिस्से के भी कुछ ऑर्गन्स होते हैं इसमें। मीजोडर्म ज्यादातर हमारा मस्कुलर पार्ट बनाती है, जो हमारा मसल्स का बना हुआ पार्ट है। और एंडोडर्म में हमारे क्या है, सारे इंटरनल ऑर्गन्स आते हैं। ठीक है, हाँ जी। क्लियर। पहले ऐसे हाँ बोल जी। जैसा स्ट्रक्चर बन के, फिर ये गैस्ट्रोलेशन वाला स्ट्रक्चर बन के, तीनों लेयर्स में डिवाइड होके फिर असली काम शुरू होता है। हर एक सेल की अपना फेट होता है, डेस्टिनी होती है, और वो सेल डिफरेंशिएट कर जाएगा। और सेल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, उसके पास अपना फंक्शन एक्वायर हो गया। मान लो यहाँ के जो सेल्स हैं उनको फंक्शन दिया गया है कि आपको आई स्ट्रक्चर बनाना है, तो वो सारे सेल्स क्या बनाने में काम कर देंगे, आई बॉल बनाएंगे, आइरिस बनाएंगे, कॉर्निया बनाएंगे, लेंस बनाएंगे, सब बनाएंगे, और सारे सेल्स को मिलके एक हमारे आई का स्ट्रक्चर कंप्लीट कर देंगे। हाँ ठीक है, जी। क्लियर। हाँ जी। तो देख हाँ लो, जी। एक सिंगल आप सेल से शुरू होके, जाइगोट से शुरू होके, एक इंसान में कितने ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं और कितने मिलियन ऑफ टाइप ऑफ सेल्स हैं हमारे। नाउ immediately after the implantation, the inner cell mass differentiates into an outer layer that is called ectoderm, inner layer endoderm, and in between there is a mesoderm. Clear? So these three layers give rise to all the tissues and organs in adults. Inner cell mass of a blastocyst contain cells called stem cells which have the potential to give rise to all the tissues and organs. तो हमारी बॉडी में स्टेम सेल्स भी होते हैं। स्टेम सेल्स का काम क्या होता है, सुना है कभी स्टेम सेल्स के बारे में? बायोटेक्नोलॉजी में सुना था? हाँ जी। बायोटेक्नोलॉजी में स्टेम सेल्स, हाँ जी। क्या होते हैं स्टेम सेल्स? हम्म, जो किसी भी तो टाइप के सेल्स को बना सकते हैं। हम्म, क्लियर? हाँ जी। ओके। नाउ बेटा, ये जो आपकी टेबल है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं ना, मेनली यही आते हैं कि एक्टोडर्म ने क्या बनाया, मेसोडर्म ने क्या बनाया, और एंडोडर्म ने क्या बनाया। या तो वो इस तरीके से पूछ लेगा किसी ऑर्गन का नाम देके कि ये किससे ओरिजिनेट है, और एक ही सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा, वो मैच द कॉलम की फॉर्म में होगा। समझ गए कि मैच भी करो और कौन सा करेक्ट ऑप्शन है उसको भी लिखो। ठीक है, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो पता चलेगा। ठीक है, तो ये टेबल जरूर याद करना कि हमारे कौन कौन से ऑर्गन एक्टोडर्म से बने हुए हैं। क्लियर? हाँ जी। क्लियर है बेटा? अब जैसे इंटरनल ईयर की बात करते हैं हम, और इसमें पाइनियल बॉडी आ गई, हमारा हाइपोथैलेमस, ये सारा इनर पार्ट है, बट फिर भी ये हमारी एक्टोडर्म से बना है। नर्वस सिस्टम हो गया, आई हो गया। ठीक है, मीजोडर्म में बेसिकली मैंने जो बताया मस्कुलर पार्ट, और जो शरीर के हमारे मिडल में जो ऑर्गन्स हैं, उसके अलावा जेनाइटल डक्ट्स, गोनाडल, स्केलेटल सिस्टम, कनेक्टिव मस्कुलर, किडनीज हमारी। और एंडोडर्म जो हमें लगता है कि अंदर का सारा हिस्सा है हमारा, गट, टंग, यूरिनरी ब्लैडर, लिवर, पैनक्रियास, थायराइड, ये सब भी हमारा किससे बनता है, किससे बनता है, एंडोडर्म से। ठीक है, एक एंडोडर्म की सिंगल लेयर ने इतने टाइप ऑफ सेल्स बना के इतने सारे ऑर्गन्स हमारे बनाए। अब देखो, जैसे मिडल ईयर है, ये एंडोडर्म से भी बन रहा है, वही इंटरनल ईयर हमारा कहाँ से बन रहा है, एक्टोडर्म से। तो ये भी कुछ ध्यान एक्टोडर्म। रखना। तो कुछ टॉपिक्स भी हमारे रह गए हैं बेटा, इससे रिलेटेड मैं वीडियो भेजूंगी, वो जरूर देखना। ठीक है, एम्ब्रियोनिक लेयर्स कैसे बनती है, क्या फंक्शंस होता है, और मैं क्वेश्चंस भी भेज रही हूँ आपको अभी थोड़ी देर में। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना कल, पहले हम उन क्वेश्चंस को ही फटाफट एक बार रिवाइज करेंगे, एंड देन वी विल फर्दर डिस्कस आवर नेक्स्ट मैम, टॉपिक। क्या आप इसकी पीडीएफ भेज सकते हो प्लीज? ये वाली पीडीएफ ये भी हाँ। भेजूंगी बेटा मैं, हाँ तुम्हें काम जी। तो वाली ये भी भेज दूंगा। ठीक है, हाँ जी। ओके, चलो, एनी डाउट? नहीं। हाँ, मैं क्वेश्चंस भेजती हूँ बेटा थोड़ी देर में, प्लीज प्रैक्टिस, अभी टेक अ ब्रेक, देन प्रैक्टिस। ओके, हाँ जी। we will discuss in tomorrow's class. हाँ जी। Okay, bye. ओके।